देखिए पहले नंबर का आपको जवाब देना है कि इन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। अब देखिए अगर हम वेदों अगर क्रम की बात करें तो आप कहते हैं सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद के बाद आप क्या कहते हैं? ऋग्वेद, फिर कहते हैं आप सामवेद, फिर कहते हैं आप यजुर्वेद, फिर कहते हैं अथर्ववेद। तो जो लास्ट में आएगा ना अथर्ववेद, वो इससे भी बड़ा नंबर है। अथर्ववेद में 5 अक्षर बनेंगे और बाकी देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें सब में 4 ही अक्षर है। तो जो आपका ये 5वां अक्षर है ना, जो आपका सबसे अलग है, इसको अलग कर दीजिएगा। तो आपके कौन कौन से इसमें संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? ट्रिक आपको बता रहे हैं, वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी 4 अक्षर वाले देख लो, ऋग्वेद मान लो, इसको भी आधा अक्षर को पूरा ही मान लो, सामवेद, यजुर्वेद, ये आंसर आपका होगा। सिर्फ आपको अथर्ववेद वाला नहीं काउंट करना है, बाकी सब है। इस तरीके से याद रख सकते हैं, अथर्ववेद नहीं होगा, बाकी सब है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। आंसर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, है ना। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपके सामने है। पूछा गया जैन धर्म से अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया गया था? किस दर्शन से ग्रहण किया गया था? आंसर हमारे विचार चुका है और यहाँ पर बताया जा रहा है सांख्य दर्शन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म आप जानते ही हैं, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। जैन धर्म के वास्तविक आपके थे संस्थापक माने जाते हैं, पार्श्वनाथ आपके पहले थे। अगला प्रश्न बताइए, पहला हूण आक्रमण कब हुआ था? देखिए हूणों ने आक्रमण जो किया था, है ना, ये प्रश्न इससे एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। देखिए पहला जब हूण आक्रमण पूछा जाता है तो स्कंदगुप्त का उस समय शासन काल चल रहा था। स्कंदगुप्त के गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त, उनके समय में हुआ था 458 ईस्वी में। ये पहला हूणों का आक्रमण है। ऐसा नहीं, हूणों ने कई बार आक्रमण किया है और इस आक्रमण हूण क्या थे, बिल्कुल बुरी तरीके से पराजित हुए थे, है ना, ये भी आपको याद रखना है। और एक प्रश्न आपका पूछा गया था, यशोधर्मन। यशोधर्मन ने हूणों को कब हराया था? ये एग्जाम में प्रश्न अभी आपका पूछा गया था, एक एग्जाम में हमने देखा था, आया था। तो वो हराया था आपको 528 में। प्रश्न पूछा गया था कि 528 ईस्वी में, 528 ईस्वी में हूणों को, है ना, हूणों को किसने हराया था? तो हूणों को हराया था यशोधर्मन। यहाँ हम लिख दे रहे हैं यशोधर्मन। ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया है। यशोधर्मन ने 528 में भी हूणों को हराया था और सबसे पहले हराया था आपका स्कंदगुप्त ने। कब हराया था? 458 में। ये दोनों प्रश्न आपके बनते हैं हूणों वाले, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? 4 नंबर बताइए। पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। आंसर बताया जा रहा है 4 नंबर का ए, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी? किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 1765 में। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध आप जानते हैं 1764 में हुआ था, उसके बाद 1765 में, है ना। यहाँ पर बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6वां नंबर आपसे पूछा गया है, आपको बताना यहाँ पे आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है, मित्र मेला संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? मित्र मेला संगठन को वीर सावरकर ने 1899 में स्थापित किया था। वीर सावरकर जी ने स्थापित किया था। कब किया था? 1899 में। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। देखिए 7 नंबर आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है। रेले आयोग, यहाँ पर रिक्त स्थान है, में सुधारों की संतुष्टि करने के लिए नियुक्त किया गया था। रेले आयोग को शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे सही होगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की संतुष्टि करने के लिए नियुक्त किया गया था। आंसर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। जिनका भी डी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 8 नंबर बताइए। पूछा गया, महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा का जो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था, उनका नाम था आपका महादेव देसाई। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है। किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? उच्चतम न्यायालय जानते हैं? उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है उच्चतम न्यायालय। और आंसर हमारे बीच आ चुका है, 9 नंबर का बता रहे हैं, बी नंबर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही तो आपकी हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 10 नंबर बताइए। गुजरात में रेगिस्तान है, एक झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्य काल में बनाई गई थी। कौन सी झील है भैया बताइए, जो मौर्य काल के टाइम पे बनाई गई थी? 10 नंबर। और 10 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है
काफी लोगों को जवाब आ गया है ना। यहाँ पर बताइए 10 नंबर का जवाब क्या होगा। है ना, 10 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा बताइए। गुजरात में झील एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य काल में बनाई गई थी। हाँ, यहाँ पर आंसर होगा सुदर्शन झील, आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। 10 नंबर का डी बिल्कुल सही है। हाँ सर कह रहे हैं नेपाल से लाइव देख रहे हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है ना, वहाँ चलिए, वहाँ तक क्लास आपके पास पहुँच रही है, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है, 11 नंबर का जवाब देना है। और 11 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, नंदा देवी बता रहे हैं। 11 नंबर का डी होगा, देख लीजिए सभी लोग। एक सेकेंड एक सेकेंड, नंदा देवी नहीं होगा, हमने गलत लगा दिया है ना, ये गलत हो गया आपका। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है ना, ये देखिए ध्यान नहीं दिया, ये कंचनजंगा है, नंदा देवी थोड़ा है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा पर्वत आपका भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा कह सकते हैं। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 8,000 कितना 586 मीटर है आपका, 8,586 मीटर है ना। कंचनजंगा है आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, है ना। आंसर जाएगा आपका, सबसे ऊंचा की बात हो रही तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा। हाँ, कंचनजंगा आपका जो है नेपाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर, आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। पूछा गया IFSR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। अधिकतम वृद्धि कहाँ पर देखी गई आपकी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, आंसर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में अगर हम बात करते हैं, आप कहेंगे यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना है, रामगंगा है, घाघरा है, गोमती है और गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ये सब है। लेकिन जो भीमा नदी आपकी है, ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है, कृष्णा नदी की है, कृष्णा नदी की। आंसर लगाएंगे डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर आपको बताना है। पूछा गया बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है, आंसर जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। 15 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। आंसर जाएगा आपका 9। 8 आपके तो राज्य हैं और 1 आपका दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने हो गए, टोटल आपके 9 हो गए। अगर यहाँ केवल राज्यों की बात करता तो 8 लगाएंगे, दोनों अगर शामिल कर देंगे तो फिर 9 वाला। अगला प्रश्न बताइए 16 नंबर। पूछा गया किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है कि ये उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। पहला विकल्प है उत्तम क्वालिटी का है ना। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है। देखिए इको मार्क जो आपका है, ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा 1991 में शुरू किया गया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। 16 नंबर का आपका ए होगा। बहुत लोग भी लगा रहे हैं, ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। देखो नाबार्ड बैंक की स्थापना सभी को पता है कब हुई थी, 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। आज स्थापना नहीं पूछा है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है। बताइए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर बताइए क्या होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर बताना है। पूछा गया है भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा, 18 नंबर, है ना। यहाँ पर आपको बताना आंसर क्या होगा। चलिए 18 नंबर का बताया जा रहा है जोसेफ स्टालिन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए 19 नंबर। 19 नंबर देखिए पूछा गया है गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है। क्या कहलाती है।
देखिए, गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो एक सामान्य जो विधि आपकी है ना, आय स्तर और उपभोग पर आधारित होती है। तो क्या कहलाती है आपको बताना है 19 नंबर, और आंसर हमारे बीच आ चुका है आय रेखा, है ना, आय रेखा कहलाती है। 19 नंबर का बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आय रेखा। देखिए, हरित क्रांति के बारे में पूछा गया है। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था, 20 नंबर में आपको जवाब देना है। तो हरित क्रांति आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, ये चला था आपका 1967 से लेकर 1978 तक, 1967 से लेकर 1978 तक चला था। और हरित क्रांति के आप लोग जानते ही हैं, भारत में जिसके जनक एम एस स्वामीनाथन कहा जाता है। अगर विश्व लेवल की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए 21 नंबर आपसे पूछा गया है। प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि की अगर हम बात करते हैं 21 नंबर, तो इनकी है या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या 65 वर्ष, दोनों में से पहले। 21 नंबर का सी होगा, जो पहले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर बताइए। 22 नंबर आपसे पूछा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, आपको बताना है 22 नंबर। अब 22 नंबर का बताया जा रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 को कहा था। आंसर जाएगा डी के साथ। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। जिला योजना समिति का गठन होता है, 23 नंबर का आपको जवाब देना है। और आंसर आ चुका है हमारे बीच, यहाँ पर बता रहे हैं 243 का कौन सा, जेड और डी। जेड और डी आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको सुमेलित करना है, 24 नंबर में सुमेलित करना है। और यहाँ पर कुछ सीटें आपकी दी गई हैं, राज्य और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपको सुमेलित करना है। अच्छा आप बताइए, राज्यसभा की सीटें राजस्थान में कितनी है, तो आप कहेंगे राजस्थान में तो 10 है। फिर हमने कहा बताइए गुजरात में कितनी है, आपने कहा गुजरात में तो 11 है। गुजरात में कितनी, 11 है। फिर हमने कहा कर्नाटक में कितनी है, आपने कहा कर्नाटक में इससे भी ज़्यादा है, यानी 12 है। तो पंजाब में कितनी बची, पंजाब में आपकी है 7। आंसर मैच करा लीजिए, आंसर मैच करा लीजिए। आंसर आएगा आपका ए का क्या था, ए का पहला 1342, ऑप्शन नंबर पहला होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला होगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए। राज्यसभा की सीटें थी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 25 नंबर पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार करने का जो आधार है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मान लो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी है, तो इनमें से कौन सा आधार नहीं है। युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, आंतरिक अशांति खतरा है, या सशस्त्र विद्रोह। 25 नंबर का देखिए आर्टिकल नंबर 352 कहता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे सी के साथ। इसका नहीं है, आंतरिक अशांति के लिए थोड़ा लगाएंगे। युद्ध है, मान लो कोई बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तब ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आर्टिकल नंबर 352, ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद नंबर 352। राष्ट्रपति शासन आपका 356 है। और वित्तीय आपात की बात करेंगे 360, अभी तक वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया। 360 आर्टिकल में है, अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल अभी तक आपका नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न बताइए, 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 26 नंबर पूछा गया, लैक्टोमीटर जिससे आप दूध की शुद्धता मापते हैं, और हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, तरल पदार्थों घनत्व को मापते हैं, है ना। ये सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं, सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। ये सिद्धांत आधारित होते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। यहाँ से प्रश्न आपके साइंस के स्टार्ट हैं। चलिए यहाँ पर बताइए। चलिए 26 नंबर लिखा हुआ है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को, यहाँ पर एक स्थान है, में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। 27 का आंसर क्या होगा, और 27 का बताया जा रहा है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, आपका डी नंबर है। जमीन के ऊपर स्थित एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया गया। आंसर जाएगा आपका डी के साथ। 28 नंबर बताइए, क्लोरीन की विरंजक क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है। 28 नंबर आपको बताना है, क्लोरीन की विरंजक क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है। चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, और कोशिश करिए कि जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग आंसर दीजिए। क्लोरीन की विरंजक क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है। 28 नंबर आपको बताना है। 28 का जवाब आ चुका है,
ये होती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाकरण होती है, आंसर जाएगा ऑक्सीकरण वाला। टार्टारिक अम्ल में क्या नहीं पाया जाता है? 29 नंबर बताइए। टार्टारिक अम्ल में देखो, वैसे भी इमली और कच्चा आम अंगूर वगैरह में टार्टारिक एसिड तो पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। और किंतु पालक में आपका क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। पालक में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसलिए आंसर आपको डी नंबर लगाना होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अंग वसा को छोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग वसा को छोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? 30 नंबर का यहाँ पर जवाब आ चुका है। बता रहे यकृत जो होता है, यकृत वसा को विघटित कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। यकृत कोशिकाएं जो होती है नीले हरे रंग का पित्त रस भी उत्पन्न करती है, ये भी याद रखिएगा। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। 35 नंबर का सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी 1911 में जो आपकी हुई थी प्रकाशित, ग्राम। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 37 नंबर बताइए। 37 नंबर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपका बताता है माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है असंतोष प्रकट करना। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। आंसर क्या होगा? 38 नंबर। 38 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, वायु है, समीर है, पवन है, सलिल नहीं है। सलिल नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आंसर जाएगा सलिल के साथ। ये है फिर किसका? ये जल का है। ये किसका है? जल का है। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? अली का मतलब होता है भंवरा और अली का मतलब सखी। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अली भंवरा और अली जो है आपका सखी। तृष्णा का विपरार्थक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 40 नंबर बताइए। तो तृष्णा का विपरार्थक आपका हो जाएगा वितृष्णा। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आप प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्विटर ने अपने लोगों को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया है? 51 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। आंसर यहाँ पे क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए 51 का आंसर क्या होगा। तो बताया जा रहा है एक्स। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 52 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जिसकी वर्ष 2023 की थीम सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना तथा अवसरों को उजागर करना है, किस तिथि को मनाया गया है? 52 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यह मनाया गया है 17 जुलाई को। ऑप्शन जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 53 नंबर। निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये प्रश्न तो बहुत बार करा चुके हैं, और ये करेगा आपका भारत। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, भारत करेगा, भारत। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 54 नंबर। चलिए 54 नंबर देखिए आपको बताना है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया है, जिसका उद्देश्य दोनों योजनाओं के लिए फंडिंग को तर्कसंगत बनाना और संरक्षण प्रक्रिया को बेहतर करना है? और आंसर हमारे बीच आ चुका है, 54 नंबर का यहां पर बताया जा रहा है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, है ना, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भी है। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अभी कराया था प्रश्न ये, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत ने 121 देशों की सूची में कौन से स्थान प्राप्त किया है? अभी जस्ट किसके पहले कराया था, और ये आपका 107वां स्थान है। 55 नंबर का आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण आयोजित हुआ है? हाँ, भारत और फ्रांस। भारत फ्रांस नहीं, ये वरुण 23 है, भारत फ्रांस वाला। हमने आपसे पूछा है स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण 56 का क्या होगा, तो ये आपका होगा भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। देखिए भारत और फ्रांस की भी जो नौसेना अभ्यास आपका हुआ था 21वें संस्करण का था आपका, वो वरुण 23 है,
ठीक है ना, ये भारत श्रीलंका का है, सेलाइनेक्स। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है 57 नंबर। भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 57 नंबर का बताया जा रहा है, पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। महाराष्ट्र ने, आपके याद रखिएगा, 56 तो आपके स्वर्ण ही जीते हैं। 56 क्या थे? स्वर्ण थे। 55 आपके रजत थे। 55 क्या थे? आपके रजत थे। और 50 जो आपके थे कांस्य थे। 50 क्या थे? आपके कांस्य थे। ये आपको याद रखना है। टोटल पुरस्कार आपके हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 50 50, 56 55 50, 56 55 50 याद रखेंगे। अगला प्रश्न बताइए 58 नंबर। किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? और 58 का आंसर होगा दामोदर मौजो कोंकणी लेखक। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया है? और उनका नाम है अजीत अगरकर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए 60 नंबर। 60 नंबर देखिए, आपको बताना है। हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? साठ नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है और आंसर भी आ चुका है। 60 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर कह रहे हैं हाँ 60 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा? रंजीत प्रताप, बिल्कुल सही है, रंजीत प्रताप होगा। आंसर जाएगा डी के साथ। जिनका भी डी नंबर आ रहा था बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए 61 नंबर। यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? 61 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या होगा। और 61 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है और बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं डी नंबर, सैम मानेकशॉ। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। सैम मानेकशॉ स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ना? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी बता रहे हैं, यूएसए। ऑप्शन नंबर बी है ना। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 13 ताली नाम का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? 63 नंबर बता रहे हैं। ये 13 ताली का जो नाम का जो लोक नृत्य है ये राजस्थान बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही है। जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है ना। हाँ ये कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति है? कामड़। याद रखिए, कामड़ जाति द्वारा आपका किया जाता है। अगला प्रश्न बताइए 64 नंबर। चलिए 64 नंबर का देखिए कमेंट करना है। लैंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। उस उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बताइए 65 नंबर। 65 नंबर आपसे पूछा गया है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। चलिए 65 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। और आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर। देखिए पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को है, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करते हैं तो 26 नवंबर है। कंफ्यूज नहीं होना है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई है। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? और यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अष्टमुड़ी की आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है?
और यहाँ पर बताया जा रहा है केरल राज्य बता रहे हैं, केरल राज्य बिल्कुल सही है, केरल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए 68 नंबर, कंबोडिया की राजधानी क्या है? है ना, वीडियो को देखिए सभी लोग, लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर बताइए कंबोडिया की राजधानी क्या है, 68 नंबर। और 68 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। 68 नंबर का कह रहे हैं सी नंबर होगा, नाम पेन है ना, राम नाम पेन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए 70 नंबर बताइए, 69 नंबर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका केरल में बता रहे हैं, त्रिवेंद्रम केरल, आंसर आपका बी नंबर होगा। तिरुवनंतपुरम में है ना, तिरुवनंतपुरम केरल। नेक्स्ट प्रश्न बताइए 70 नंबर, कौन ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? ये कौन तय करता है, आपको बताना है। और ये तय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, इसमें वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, याद रखिएगा। और आपको एक कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल आपका जो है धन विधेयक संबंधित है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आंसर क्या होगा, धन विधेयक संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक संबंधित है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही धन विधेयक को रोक सकती है, ये भी आपको याद रखना है। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी, कहाँ पर पाई गई थी? ये पाई गई थी दोस्तों आपकी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। धौलावीरा आपका यहाँ पर कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है। आंसर जाएगा आपका, हाँ, कौन सा नगर, एक प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा नगर ऐसा था जो 3 भागों में विभाजित था, तो भी उसका आंसर क्या लगाते हैं, धौलावीरा। कालीबंगन आपका राजस्थान में, कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। और जूते हुए खेत के जब हम बात करते हैं साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो कहते हैं कालीबंगन में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? कैवल्य जो है किस धर्म से संबंधित है? और यहाँ पर सेकंड नंबर का जवाब देना है। कैवल्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 वर्ष की जब कठोर तपस्या महावीर स्वामी ने किया था, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उसके बाद वो कैवल्यन कहलाने लगे थे। तो कैवल्य का मतलब क्या हुआ, संपूर्ण ज्ञान। और हमने आपको बताया 12 वर्ष की कठोर तपस्या किसने की थी, महावीर स्वामी। तो आप कहेंगे महावीर स्वामी तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यही आंसर आपको लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पूछा गया है, उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम की जब हम बात करते हैं, इनके बेटे थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के जो बेटे थे उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर पाटलिपुत्र बताया जा रहा है, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से क्या दहेज में मिला था, पाटलिपुत्र मिला था। याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी से विवाह किया, और उसे दहेज के रूप में पाटलिपुत्र प्राप्त हुआ था, दहेज के रूप में। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आपको जवाब देना है। और यहाँ पर पूछा गया है, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य के प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। 4 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है असम। असम यहाँ पे बिल्कुल सही है। असम जानते होंगे समय के साथ साथ इसका नाम कामरूप भी पड़ा था, कामरूप है ना, कामरूप असम को ही मतलब पुराना नाम था। और कामाख्या मंदिर भी आपका कहाँ पे पड़ता है, असम में पड़ता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का जवाब देना है। पूछा गया हौज आ सुल्तानी जलाशय का जो निर्माण है किस सुल्तान ने करवाया था। चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए। हौज आ सुल्तानी जलाशय का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, 5 नंबर का जवाब बताया जा रहा है। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया, इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। आंसर जाएगा विकल्प न। हाँ, एक बार अभी कल ही के प्रश्न ये करवाया था कि हमने पूछा था कि हौज आ सुल्तानी जलाशय है कहाँ, इसके पहले क्लास में करवाया था, तो उसमें पूछा गया था कहाँ था, तो दिल्ली में था। कहाँ पर था, दिल्ली में था। अब ये प्रश्न पूछा गया है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश। तो प्रश्न 2 तरीके से बन सकते हैं, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। संथाल विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका शुरू हुआ था आपका 1855 से लेकर 1856 के दरमियान। आंसर जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए,
भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? यहां पर देखिए आपको बताना है, भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? और उम्मीद है यहाँ पर सभी लोग जवाब सही देंगे। देखिए वैसे भी आप लोगों को ये पता होगा कि 7 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 7 अप्रैल, यहाँ लिख दे रहे हैं 7 अप्रैल 1919 नहीं 1860 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट पेश हुआ था। भारत का पहला बजट पेश हुआ था, पहला बजट आपका पेश हुआ था। तो आप कहेंगे उस समय वायसराय कौन थे? तो आपके थे लॉर्ड कैनिंग। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। जिनका भी विकल्प ए नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 2015 को कितने वर्षों बाद लौटे थे? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये लौटे थे आपके 21 वर्ष बाद। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 9 नंबर का देखिए जवाब देना है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? और यहाँ पर आंसर आ गया अरविंद घोष। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस अधिनियम को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? किस अधिनियम को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? 10 नंबर का बताया जा रहा है मार्ले मिंटो एक्ट 1909। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 है। एक और आपका है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार है, वो आपका 1919 है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 है और मार्ले मिंटो 1909। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जाता है। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पर बताइए, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है 11 नंबर का और यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मदुरई। मदुरई यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल मदुरई शहर आपका कहाँ पर है? तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 12 नंबर पूछा गया, हमारी सौर प्रणाली में सूर्य से 5वां ग्रह है। सूर्य से 5वां ग्रह है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखिए बृहस्पति जो है सूर्य से 5वें नंबर पर अगर हम बात करेंगे दूरी के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करते हैं तो दूरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अच्छा यहाँ पर अच्छा बड़ा पूछा गया, कोई बात नहीं। देखिए सबसे हमारी सूर्य से 5वां, सूर्य से 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। आंसर बृहस्पति होगा। 12 नंबर का बी होगा। और अगर हम बात करते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये भी आपको क्रम याद रखना, दूरी के अकॉर्डिंग होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना साक्षरता। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है। साक्षरता दर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही है ना? 2011 के अकॉर्डिंग देखिए पूछा गया है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ महिला बताया जा रहा है। साक्षरता जो दर है 74.0%। बोला कौन सा जोड़ा आपका सही है? देखो महिलाओं की जो आपकी ना, महिलाओं का परसेंटेज आपका था 65 पॉइंट था, इतना था आपका 65.46% था। ये आपका महिलाओं का था, हाँ ना, ये महिलाओं का था। पुरुषों का तो चलो सही दिया है, महिलाओं का गलत दे रखा है। पहला ही ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल पहला सही है, यानी बी नंबर आपका सही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए डीआई इनका होगा, है ना, मतलब मान के चलिए 1 या 2 दिन में आपका हो जाएगा, है ना। डीआई की परेशान मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो भी डीआई वो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, अलग से उसमें आपको करा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का आंसर क्या होगा? आपका बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? है ना, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? 14 नंबर का जवाब देना। 14 नंबर का जवाब होगा आपका सी नंबर, है ना। 14 नंबर का आपका सी नंबर जवाब सही है। और देखिए मनोज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे पीडीएफ नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा, बहुत सारी फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का जवाब क्या होगा? 14 नंबर का आपका सी नंबर होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, कोलार यानी कर्नाटक राज्य में पड़ता है। चलिए 15 नंबर का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का जवाब क्या होगा? पूछा गया, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है?
15 नंबर का जवाब बताया जा रहा है यहाँ पर सी नंबर, सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर। देखिए 3 प्रकार की फसलें आप जानते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल की बुवाई अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। खरीफ की अगर हम बात करते हैं, इसकी बुवाई जून जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। और जायद की फसलें गर्मी के मौसम में यानी मार्च जून में के समय में उगाई जाती है। मुख्यतः इसमें सब्जी वगैरह ज़्यादा उगाई जाती है। अगला प्रश्न बताइए, वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर यानी जो जीएसटी दर है ना, वो आपको बताना है कौन कौन सी है। तो आप कहेंगे 0% है, बिल्कुल सही है। 5 है, 12, 18, 28, ये है आपके। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर का सी देख लीजिए, सभी का आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको जवाब देना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है। 17 नंबर का आपको जवाब देना है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण ये जो प्रकाशित होता है प्रतिवर्ष, ये करता है आपका वित्त मंत्रालय। आंसर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। देखिए भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है, ये जो आपका बजट प्रस्तुत होता है ना, केंद्रीय बजट, उससे एक दिन पहले प्रस्तुत होता है। ये भी आपको याद रखना है, एक दिन पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। भारत का यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करते हैं, है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका गृह मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक हो सकता है। केंद्रीय बैंक नीति आयोग हो सकता है, रिजर्व बैंक हो सकता है, या वित्त मंत्रालय, या स्टेट बैंक। 19 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपका हो सकता है केंद्रीय बैंक। क्या है, स्टेट बैंक हो सकता है। आंसर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। 19 नंबर का डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, आपने एक सुना होगा, एक आप रेपो रेट सुना होगा, एक रिवर्स रेपो रेट सुना होगा, तो उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए होता क्या है। देखिए यहाँ पर अगर किसी अर्थव्यवस्था में आपने देखा होगा मुद्रा स्फीति अगर लगातार बढ़ रही होती है, तो केंद्रीय बैंक आरबीआई जो है रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। ये आप जानते होंगे। रेपो रेट क्या होता है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, कुछ समय के लिए पैसा देता है आरबीआई बैंकों को। और रिवर्स क्या होता है, जिस पर बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को क्या देते हैं, ऋण देते हैं। ये रिवर्स आपका होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय, ये तो आपका अभी हो गया था, है ना, फिर से रिपीट हो गया लग रहा है। चलो 20 नंबर बताइए। 20 नंबर आपको बताना है, भारत में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखिए भारत में बैंकों का अगर प्रथम बार का बात करते हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहली बार में कितने किए गए थे, 14। 1969 तो आपने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। अब 2 ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पर डेट अगर नहीं आ रहे तो नहीं कर पाएंगे। डेट आपका है 19 जुलाई 1969 को हुआ था। इसके बाद आपके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो किया गया था आपका कब किया गया था, 15 अप्रैल 1980 को। ये भी याद रखिएगा। दूसरी बार जब राष्ट्रीयकरण किया गया था 6 बैंकों का, और पहली बार जब किया गया था 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 14 और फिर बाद में 6। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 61 है। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 22 नंबर आपसे पूछा गया, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए। प्रश्न थोड़ा बड़ा सा है ना, हल्का सा मैनेज करिए। देखिए काफी बड़ा सा प्रश्न है। एक तरफ आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, एक तरफ आपका क्या है, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। यहाँ पर संविधान की अनुसूची है, विषय है ना। यहाँ पर इस तरीके से आपको दिया गया है, आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए चौथी की अगर हम बात करते हैं, संविधान की अनुसूचियाँ हैं, चतुर्थ है, षष्ठ है और अष्टम है, नवम है ना। ये आपके क्रम दिया है। तो चौथी वाले में आपका क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ना। राज्यसभा में सीटें कह सकते हैं, यानी यहाँ पर आपका ए का तीसरा होगा। और ए का तीसरा सिर्फ आपका विकल्प नंबर किसमें दिया है, तीसरे वाले में। तो इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च आपको नहीं करना होगा। अगर आपको चतुर्थ वाला पता है, चौथी वाला कर लेंगे। छठवीं की बात करते हैं, ये आपका जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय संबंधित है। 8वीं आपका संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो आपकी 22 भाषाएं हैं उसमें आपको बताया गया है, ये तो आप जानते ही होंगे। और 9वीं आप जानते हैं भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन संबंधित है। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है, 23 नंबर आपको बताना है। 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर आपका देता है आर्टिकल नंबर 243 का घ।
है ना, डी कहिए, 243 का डी कहिए या घा कहिए, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर का आपको जवाब देना है। पूछा गया निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? संरचना का भाग स्वीकार किया है। आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए केशवानंद भारती विवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। और पहली बार उद्देशिका कहिए, प्रस्तावना कहिए, इसमें 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। 25 नंबर आंसर जाएगा मंत्री जो राज्यसभा का क्या हो सदस्य हो, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। ये जो प्रश्न कराने जा रहे हैं 26 नंबर साइंस का है, बहुत बार एग्जाम में आया है। दंत विशेषज्ञों के द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, जैसे दांत दिखाने जाते हैं, डॉक्टर साइड मिरर, जिसे डॉक्टर दांतों वाले होते हैं, वो कौन सा प्रतिबिंब दांतों को बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और ये आपका होता है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर। अगला प्रश्न बताइए। कॉन्वेक्स उत्तल होता है, कॉनकेव आपका अवतल होता है। कई बार तो इंग्लिश वाले वर्ड हिंदी में लिख दिए जाते हैं, इसलिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी समझ लीजिएगा क्या होता है। अगला प्रश्न बताइए। कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 27 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर किया जाता है आपका रेडियो तरंगों का। किसका करते हैं प्रयोग? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए 28 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए 28 नंबर देखिए, कमेंट करते रहिए सभी लोग, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर आंसर आ चुका है, जिप्सम बता रहे हैं। बिल्कुल सही है, जिप्सम। जिप्सम यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाँ ना, जिप्सम यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 29 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाता है, कैसा हो जाता है आपको बताना है। 29 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आने पर क्या होता है? लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया जेली फिश की संघ का एक उदाहरण है। चलिए 30 नंबर जवाब दीजिए। जेली फिश की संघ का एक उदाहरण है। यहाँ पर बताया जा रहा नाइडेरिया संघ, नाइडेरिया या नीडेरिया, है ना। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। कौन संघ है? नीडेरिया या नाइडेरिया? कहीं नाइडेरिया मिले, कहीं नीडेरिया मिले के लिखा हुआ, बात एक ही है। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। जिसे तैरकर पार करना कठिन हो, हिंदी के प्रश्न हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। जिसे तैरकर पार करना कठिन हो, 36 का जवाब क्या होगा? और 36 का जवाब आ चुका है, यहाँ पर बता रहे हैं दुस्तर। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। मोहन की कविता मौलिक न होकर है, मोहन की जो कविता है ना, यहाँ पर बताइए मोहन की कविता मौलिक न होकर कैसी है? अनुदित है। अनुदित होगा, अनुदित, ठीक है ना, अनुदित होगा। आंसर डी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का क्या मतलब होता है? अक्सर लोग कहते हैं डंके की चोट पे कह रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? 38 नंबर। डंके की चोट पर कहना, इसका मतलब होता है सबके सामने घोषित करना, सबके सामने घोषित करना। अगला प्रश्न बताइए। हाँ ये बिल्कुल सही है। औसत आप वैसे भी निकाल सकते थे, पहला और लास्ट जोड़ के 2 से भाग करके भी निकाल सकते थे, है ना। फिर संख्या तुमको पता चली गई थी, तो वैसे भी आप कर सकते थे, तो 60 करता, है ना, उससे भी आपका लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पराधीन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? 39 नंबर। पराधीन का संधि विच्छेद की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर होगा पर प्लस अधीन होगा। क्या होगा? पर प्लस अधीन होगा। आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है ना। कछुआ धर्म किस विधा की रचना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 40 नंबर का जो जवाब होगा आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर, निबंध। है आपको बताना है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तिथि को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल से राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक
स्किल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करना है। 51 नंबर का जवाब क्या होगा? और 51 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया 51 नंबर का, है ना। 51 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ए नंबर बता रहे हैं 1 जुलाई 2023, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस व्यक्ति को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? यहाँ पर कमेंट करिए, हाल ही में किस व्यक्ति को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? हाँ ना, यहाँ पर देखिए 52 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया गया कवि और लेखक हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम हमारे बीच आ चुका है माइकल रोसेन बता रहे हैं, बिल्कुल सही है माइकल रोसेन। आपका 52 नंबर का यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 53 नंबर। विश्व आर्थिक मंच संस्थान द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का वैश्विक स्तर पर रैंक कितनी है? भारत का वैश्विक स्तर पर रैंक कितनी है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है 53 नंबर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर 53 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपकी 67वीं रैंक है, कौन सी नंबर की है? 67वीं रैंक आपकी है। अगला प्रश्न बताइए, अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 54 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, शाहरुख खान को आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। 54 नंबर का आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, हाँ 54 का डी आ रहा है ना सभी का। अगला प्रश्न बताइए, किस देश के केंद्रीय बैंक ने मिशेल बुलाक को आगामी 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है? किस देश के केंद्रीय बैंक ने किया है? और आंसर हमारे बीच आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 55 नंबर, और बिल्कुल सही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का बैंक है जिसे मिशेल बुलाक को 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऑस्ट्रेलिया आंसर सही होगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने अपने कृषि विभाग की सहायता से संपूर्ण राज्य में किसानों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की है? यहाँ पर देखिए 56 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। 56 नंबर का कमेंट सभी लोग करिए, और यहाँ पर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश ने किया है किसानों कल्याण हेतु मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। कौन सी योजना है? खेत सुरक्षा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न बताइए 57 नंबर। 57 नंबर देखिए पूछा गया है, प्रतिवर्ष किस तिथि को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? है ना, यहाँ पर आपका आंसर होगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। काफी लोग आंसर आ गए, कह रहे हैं 18 जुलाई को, बिल्कुल सही है, हाँ ना 18 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला प्रश्न बताइए 58 नंबर देखिए आपको बताना है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विशिष्ट मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है? अट्ठावन नंबर का बता रहे हैं रक्षा मंत्रालय, बिल्कुल सही है, 58 नंबर का सी होगा रक्षा मंत्रालय। 59 नंबर बताइए, यहां पर देखिए पूछा गया है, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत किस शहर में प्रथम हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन हुआ है? और ये आपका हुआ है 18 से मान लीजिए 59 नंबर का आपका क्या होगा, हाँ 18 से 20 जनवरी 2023 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में। हाँ केरल का तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर क्या है? केरल का तिरुवनंतपुरम है, आंसर जाएगा बी के साथ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगला प्रश्न बताइए 60 नंबर बताइए, 25 जून 2023 को निम्न में से किस व्यक्ति का निधन हुआ है जिन्हें विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक तथा वर्ष 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक कह सकते हैं, और 60 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, जॉन बैनिस्टर गुड इनफ, अमेरिका के हैं, है ना अमेरिका के हैं, जॉन बैनिस्टर गुड इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए 61 नंबर। यहां पर देखिए पूछा गया है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? और ये किया था आपका गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है?
62 नंबर का जवाब क्या होगा? 62 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। चलिए 62 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए। बी नंबर, तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है फ्लोट फेस्टिवल। भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है? तो आप कहेंगे ये तो आपकी कितने हैं बताइए। भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है? तिरसठ नंबर का 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। अगला प्रश्न बताइए 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? 64 का आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, गंभीरा। गंभीरा मुखौटा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है, मुखौटा यानी गंभीरा। आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? आसान प्रश्न है, बताइए। किस देश की 3 राजधानियां हैं? मतलब देश की 3 राजधानियां हैं, सोचिए। 1 2 नहीं बल्कि 3 राजधानियां। दुनिया का इकलौता देश है आपका, उस देश का नाम क्या आपको बताना है। और 3 देश की राजधानियां हैं, बिल्कुल बात सही है। बताइए कौन कौन सा है, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? हाँ, एक केप टाउन है, प्रिटोरिया है और ब्लाम फोंटिन। केप टाउन जो राजधानी है ना, दक्षिण अफ्रीका की विधायी यानी राजधानी कह सकते हैं, एक प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है और ब्याम फोंटिन ये आपकी न्यायिक राजधानी। 3 राजधानियां हैं। आंसर जाएगा बी के साथ, साउथ अफ्रीका। हो सकता है बहुत सारे लोग ये प्रश्न पहली बार सुने हों या देख रहे होंगे, कोई बात नहीं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में आया है ये प्रश्न आपका। अगला प्रश्न बताइए। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 67 नंबर बताइए। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस आपका हर साल मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? यहां पर देखिए आपको बताना है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? और झारखंड का शिमला कहते हैं रांची। झारखंड की राजधानी क्या? रांची। तो रांची को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। नेतरहाट जो है ना, ये छोटा नागपुर की रानी है। छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं? नेतरहाट को कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए 69 नंबर बताइए। लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा महोत्सव की अगर हम बात करते हैं, ये जो मनाया जाता है आपका, ये आपका पूर्वोत्तर राज्य है, मणिपुर में मनाया जाता है लाई हरोबा महोत्सव, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर बताइए बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आसान प्रश्न है। बुल फाइटिंग जो आपका है, बैल वाला बुल फाइटिंग, ये आपका स्पेन का है। स्पेन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका ये मॉडल पेपर था कंप्लीट हो चुका है, और इसके पहले बहुत सारे मॉडल पेपर कराए गए हैं, प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ से आप सारे वीडियो दे सकते हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। और हमारे भी देखिए काफ़ी सारे लोग आंसर दे रहे थे, काफ़ी लोग आंसर नहीं दे रहे थे, तो सभी लोग आंसर दिया करिए और सभी लोग टाइम से आ जाए।